इन द चैट बॉक्स एक बार जल्दी जल्दी से बता दो, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल? ऑल राइट। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू दी सेशन। आ चुके हैं हम केस स्टडी के पार्ट 2 पे, जिसमें आज हम चैप्टर 1 से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सेकंड और थर्ड से हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। एंड जल्दी से बता दो एक बार चैट बॉक्स में, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या आप सभी को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है एंड मैं दिखाई भी दे रही हूँ? यस इन द चैट बॉक्स, क्लियरली ऑडिबल और विजिबल? परफेक्ट। चलो तो आपकी चैट्स अब प्राइवेट कर दे रहे हैं हम, ठीक है? तो चलो तुम्हारी चैट्स प्राइवेट कर देते हैं। आवाज आ रही है, मैं दिखाई भी दे रही हूँ। परफेक्ट, चैट्स प्राइवेट हो चुकी हैं भाई। अब हम आ चुके हैं केस स्टडी पे। केस स्टडी के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, क्योंकि कई बार एग्जाम में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, मतलब ऑलमोस्ट साइंस में सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट ना आते हुए घुमा के पूछ लिए जाते हैं, जिसमें केस स्टडी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है ना। तो जैसे मैम ने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको 2 दिन बहुत सारे केस स्टडी के क्वेश्चंस मैम कराएंगी, तीनों चैप्टर्स के जो हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। एंड आने वाले टाइम पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस के डिफरेंट मल्टीपल सेशंस भी रखेंगे, एंड वो उस बेसिस पे भी रखेंगे कि आपके एग्जाम में कौन सा पहला आ रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें होंगी ऑफ कोर्स क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को परफेक्टली क्लियर करने की जिम्मेदारी है हमारी। तो ऑफ कोर्स वो क्लियरिटी आपको देंगे हम। सही है, ऑल राइट। चलो भाई, मैं दिखाई भी दे रही हूँ, सुनाई भी दे रही हूँ, दैट्स परफेक्ट। तो आई गेस केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गई होगी अभी तक, क्योंकि कल हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे। उसमें हमने केस स्टडी किस किस तरीके की आ सकती है, कैसे हम केस स्टडी को समझ सकते हैं, फिर कैसे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैम ने आपको सारी चीजें समझाई थी, है ना। तो इसका थोड़ा बहुत सोल्यूशन भाई, इस बात का थोड़ा बहुत सोल्यूशन तो हमें मिल चुका है ना। थोड़ा सोल्यूशन तो हमें मिल चुका है, जो कि हमने चैप्टर 2 और 3 के लिए ले लिया था। चैप्टर 1 से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कल नहीं करे थे, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस। लेट्स गेट स्टार्टेड विद केस स्टडी नंबर 1। कॉपी पेन निकाल लेना और ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? केस स्टडी 1, पहला कॉन्सेप्ट केस स्टडी करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो भी केस गिवन है आपको, उसको बहुत अच्छे से समझो, रीड करो, और उसमें जो भी पॉइंटर्स आपको नजर आए कि किस टॉपिक से रिलेटेड बात हो रही है, उसको थोड़ा सा होश में रख लेना, ठीक है? होश में रह के उसको पढ़ लेना और दिमाग में रख लेना, क्योंकि केस स्टडी में छुपे होते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिससे रिलेटेड केस स्टडी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जुड़े होते हैं, है ना। तो हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड उसका कुछ ना कुछ पोर्शन या रिलेशन हमारे केस में गिवन होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो केस को बहुत अच्छे से रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो भाई, केस 1 क्या है? 100 ml of water was placed in 4 vessels। हमारे पास 4 वेसल्स दिए गए, वेसल ए, वेसल बी, वेसल सी एंड वेसल डी। 4 वेसल्स हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी। वेसल सी, ए और डी जो है बोल रहे हैं सेम साइज के हैं, मतलब ये वाला वेसल, वेसल ए, वेसल सी एंड वेसल डी, इन दोनों का जो साइज है वो सेम है। एज वी कैन से ये तीनों कंटेनर सेम साइज के दिख भी रहे हैं ना। बी वाला वेसल जो है वो स्मॉल है, बी वाला वेसल जो है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू ए, सी एंड डी एज शोन इन द इमेज अगेन। वेसल सी इज कवर्ड एंड सी एंड डी आर प्लेस्ड अंडर द फैन एज शोन। इन दोनों को किस में रखा गया है? फैन में रखा गया है, ठीक है, और वेसल सी को कवर कर दिया गया है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमको माइंड में रखना है, इसी से रिलेटेड, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो हमें समझ में आ गया क्वेश्चन। 4 वेसल्स हैं, 3 का साइज सेम है, ए, सी एंड डी। जो बी वाला वेसल है उसका साइज थोड़ा सा स्मॉलर है एज कंपेयर टू अदर 3 वेसल्स, है ना। वेसल सी को कवर कर दिया गया है, ऊपर से ढक दिया गया है, और लास्ट इंफॉर्मेशन है कि वेसल सी और वेसल डी जो है उनको रखा गया है अंडर द फैन, ठीक है भाई। इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। अब रिलेटेडली कुछ क्वेश्चन हमें होंगे गिवन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इन हाउ मेनी बीकर्स वाटर विल एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर एज वेपर्स। कितने बीकर्स में, आप मुझे बस इतना बता रहे कितने बीकर्स में, 1 2 3, ठीक है, कितने बीकर्स में वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा एज वेपर्स, यानी कि वेपर्स के फॉर्म में कितने वेसल, इन चारों में से कितने वेसल हैं जिसमें पानी वेपर्स के फॉर्म में ऊपर आ जाएगा? 1 2 3 4 कितने वेसल होंगे बताइए? 1 2 3 और 4 इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स 1 2 3 और 4 कितने वेसल्स होंगे? 3 वेसल्स पक्का। कुछ लोग 2 भी और 1 भी लिख रहे हैं। मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है, मतलब मेजॉरिटी ने 3 लिखे, विच इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी 3। आंसर विल बी 3। कौन कौन से? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है मैम, समझ गए हम। देखते हैं 3 वेसल्स होंगे, जिसमें से वेसल का अगर मुझे नाम बोलना हो तो वेसल ए, कॉमा वेसल बी,
कॉमा वेसल डी। सी वाला क्यों नहीं? क्योंकि सी वाला को कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, What name is given to the process of escaping of water? जो प्रोसेस ऑफ escaping of water होता है from liquid to vapor state, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? पानी से जो वेपर्स में चेंज हो रहा है, इस स्टेट के चेंज को, इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज एग्जैक्टली, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी मुझे दिख गया, आंसर विल बी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज इवेपोरेशन। हम इस प्रोसेस को बोला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 1 hour फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट द वाटर लेवल विल फॉल टू मैक्सिमम इन विच ऑफ द बीकर? चारों वेसल में से अगर हमने 1 घंटे के बाद देखा, आफ्टर 1 hour, 1 घंटे के बाद हमने फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे और आफ्टर 1 hour हमने देखा कि वाटर लेवल सबसे कम किसमें, सबसे ज्यादा किसमें गिरा होगा? ऑफ द एक्सपेरिमेंट द वाटर लेवल विल फॉल टू मैक्सिमम इन विच बीकर? किस बीकर में वाटर लेवल सबसे ज्यादा गिर जाएगा? ए, बी, सी या डी? क्या लगता है बताओ? चारों में से, ये 4 में से 1 घंटे बाद सबसे ज्यादा पानी किसमें से कम हो जाएगा? ए, बी, सी और डी? एग्जैक्टली द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी विच इज डी। डी में से वाटर सबसे कम हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? एक तो वो ओपन वेसल था, साथ ही साथ वो फैन के अंदर हमने प्लेस किया हुआ था, यानी कि उसमें सबसे ज्यादा यू कैन से इवेपोरेशन होगा। चलो, व्हाट हैपेंस इन बीकर सी? बीकर सी में क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? बीकर सी में क्या होगा? ये वाला बीकर, जो ये वाला बीकर है जिसको हमने कवर किया हुआ है और अंडर द फैन रखा हुआ है, इसमें क्या होगा? क्या होगा, कोई बताएगा? बीकर सी की बात हो रही है, जिसको हमने कवर किया हुआ था। इवेपोरेशन नहीं होगा उसमें, नहीं। देयर विल बी नो सर्टेन चेंजेस, नो चेंजेस विल बी देयर। इवेपोरेशन नहीं होगा, ना ही आपको एक्सप्लेन करना है इवेपोरेशन को। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है इवेपोरेशन, देयर विल बी नो प्रोसेस हैपनिंग, है ना? इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम, ठीक है? कोई भी प्रोसेस उसमें हो ही नहीं रहा होगा। और यू कैन राइट नो इफेक्ट और नो इफेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आप जब क्लास में कराते हो हमें आंसर्स आ जाते हैं पर हम एग्जाम में नहीं कर पाते। सी मैं जब कराती हूँ वो आ जाता है, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। जब मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ ना, तो उसको रीड करते टाइम मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ जो आप एग्जाम में नहीं फॉलो करते हो, जो आप बार बार जाके पलट के देखते नहीं हो। तो दैट इज द रीजन कि आप वहां जाके फिर भूलते हो चीजों को। मैं हर चीज को आपको आसान कर रही हूँ, मैं आपको उसको तोड़ के बता रही हूँ क्वेश्चन में क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं लिखती भी जा रही हूँ क्या क्या दिया हुआ है। तो ये आपको भी एग्जाम में करना होता है, आपको भी इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? चलो भाई, क्या हमें केस 1 क्लियर हुआ बेटा? एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दो, क्या हमें केस 1 समझ में आ गया, क्लियर हो गया? हाँ, केस 1 क्लियर हुआ, क्लियर हुआ पक्का वाला? वाटर लेवल विल बी सेम एंड देयर विल बी नो चेंजेस। वाटर लेवल विल बी सेम लिख सकते थे। परफेक्टली क्लियर, अच्छे से। चलो वेरी गुड, बहुत सारे क्लियर आ गए मेरे पास। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस वी कैन से केस नंबर 2। Substance X exists in a physical state normally which can flow easily but does not fill its vessel completely। एक सब्सटेंस X की बात की जा रही है और बोल रहा है सब्सटेंस X जो है उसका कोई फिजिकल स्टेट है, कोई पर्टिकुलर स्टेट में वो है, ठीक है? नॉर्मली विच कैन फ्लो इजिली बट डज नॉट फिल इट्स वेसल कंप्लीटली। ये इजिली फ्लो तो कर सकता है पर ये वेसल में पूरी तरीके से फिल नहीं हो पा रहा है। इट इज एसेंशियल टू ऑल लिविंग थिंग्स। हर लिविंग चीजें जो हैं उनको इस एक्स सब्सटेंस की जरूरत होती है, ठीक है? तो इट इज एसेंशियल टू ऑल द लिविंग थिंग्स व्हेन सब्सटेंस एक्स इज कूल्ड एक्सेसिवली। जब इस एक्स को कूल कर दिया इट चेंजेस इनटू सब्सटेंस वाई। ये वाई में बदल गया। विच हैज अ फिक्स्ड शेप एज वेल एज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या गिवन है कि जो वाई है उसका शेप एंड वॉल्यूम, ये दोनों चीजें क्या है? फिक्स्ड है, दोनों चीजें फिक्स्ड है, ठीक है? और एक्स के बारे में भी दिया था ना, आई गेस, फ्लो इजीली बट डज नॉट फिल इनटू वेट्स वेसल, ठीक है? चलो ये इन्फॉर्मेशन थी। नाउ इफ हाउएवर द सब्सटेंस एक्स इज हीटेड स्ट्रांगली इट चेंजेस इनटू जेड। अब बोल रहा है जब इस सब्सटेंस एक्स को बहुत ज्यादा हीट किया गया एक्सेसिवली,
बहुत तेजी से इसको जब हीट कर दिया गया तो बोल रहा है ये किसमें, एक सेकेंड रुको मैं फोन साइलेंट कर दूं जरा, हाँ, तो ये किसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया इनटू सब्सटेंस Z, ये Z में बदल गया, विच हैज नीदर फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, और इसके बारे में बोल रहा है नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है भाई आप इससे देख के काफी चीजें समझ गए होंगे, पहले ही आप समझ गए बहुत सारी बातें, है ना। सब्सटेंस एक्स है, उसको कूल कर रहे हैं तो वो वाई बन रहा है। ठीक है, वाई के बारे में बोल रहा है कि उसका शेप भी फिक्स है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। वाई को जब हम बहुत ज्यादा हीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दे रहे हैं तो वो जेड बन जा रहा है, और जेड का ना ही तो शेप फिक्स है ना ही तो वॉल्यूम फिक्स है। आई गेस आप समझ गए होंगे एक्स वाई और जेड है क्या। तो सबसे पहले यही बताना है, नेम द सब्सटेंस एक्स वाई एंड जेड। चलो, तो x क्या है, x इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, है ना, लिविंग थिंग्स जितनी भी है उन सबके लिए x जरूरी भी था। पानी होता है ऑफ कोर्स, तो ये वाटर की बात की जा रही होगी, है ना, वाटर। अब वाटर को क्या किया, वाटर को वो बोल रहे हैं, यहाँ पे वाटर आएगा। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे बहुत सारे लोग लिक्विड लिख देते हैं, जो आप लोगों ने लिखा भी है, बट आपको बेटा सब्सटेंस की बात की जा रही है, एक सब्सटेंस। तो लिक्विड इज नॉट इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, वाटर इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, लिक्विड नहीं वाटर होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाई क्या है, अब इसको कूल कर दिया पानी को तो वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है ना। और इसको बहुत ज्यादा हीट किया गया, बहुत ही ज्यादा हीट किया गया, तब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में कन्वर्ट हुआ होगा, है ना, गैस में कन्वर्ट हुआ होगा, गैस, है ना। तो वाटर फिर आइस फिर गैस, या जिसको आप वेपर्स भी लिख सकते हो या स्टीम भी लिख सकते हो, है ना, स्टीम लिख सकते हो, वेपर्स लिख सकते हो, इसमें ये कन्वर्ट हो गया होगा। तो ये हो गया आपका ए वाला पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एक्स टू वाई। एक्स को जो आपने वाई में कन्वर्ट किया, जब आपने एक्स को वाई में कन्वर्ट किया, कूलिंग करी थी आपने, उसमें लिखा था, है ना, कूलिंग करने पे, तो आपको बोल रहे हैं इस प्रोसेस का नाम क्या है, बताओ कौन सा प्रोसेस होता है भाई, वो कौन सा प्रोसेस होता है जिससे हमने एक्स को माना क्या, हमने एक्स को माना है मैम एक्स को क्या माना था, वाटर, वाई को क्या माना है, बर्फ, आइस। तो क्या होगा यार, प्रोसेस फ्रीजिंग हो जाएगा। वेरी गुड, प्रोसेस विल बी फ्रीजिंग। ठीक है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाई बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एक्स इनटू जेड। एक्स को आपकी जेड में बदल रहे हो, एक्स को जेड में, है ना। Z क्या है, स्टीम, X क्या है, वाटर। पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो, पानी को वेपर में कन्वर्ट करते हो, क्या करते हो, सॉलिडिफिकेशन। क्या बातें कर रहा है, हाँ, गलत बात। पानी को पानी को वो बोल रहा है आपने स्टीम में बदल दिया, वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया। क्या होता है, वाटर को वेपर में बदल दिया, वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन, एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप इसको इवेपोरेशन कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो, इवेपोरेशन, है ना, क्या कर रहे हो, इवेपोरेशन। ठीक है, इज नोन एज बॉइलिंग या वेपोराइजेशन है, जिसको आप इवेपोरेशन बोल रहे हो। वेपोराइजेशन के उस पर हमने पढ़ा था ना, इवेपोरेशन तो खैर पूरा कॉन्सेप्ट अलग था, वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग भी बोल सकते हो, है ना। इवेपोरेशन भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में, और कुछ भी पूछा था क्या इसमें, और कुछ भी पूछा था। अच्छा, आगे एक और चीज है, एट व्हाट टेम्परेचर एक्स गेट्स कन्वर्टेड टू जेड। एक्स जेड में कन्वर्ट कब हुआ होगा, बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में। पानी से भाप कब बदला होगा, किस टेम्परेचर पे, बताओ, एट व्हाट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे वाटर वेपोराइज होता है। एग्जैक्टली, वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो द टेम्परेचर माइट बी 100 डिग्री। ठीक है, तो जब 100 डिग्री टेम्परेचर होगा तब ये वेपराइज होना स्टार्ट हुआ होगा। तो एक्स वाई और जेड यहाँ पे मेन चीजें थी जो हमें पता लगानी थी। एक बार आपने एक्स वाई और जेड पता लगा लिया तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो भाई, क्या हमें क्वेश्चन नंबर केस नंबर 2 क्लियर हुआ इन द चैट बॉक्स? क्या हमें केस नंबर 2 क्लियर हुआ? जल्दी से चैट बॉक्स भाई तेज होना चाहिए चैट रेट हमारा। 100 डिग्री विल बी द राइट आंसर, सबने करेक्ट लिखा है, वेरी गुड। बता दो चैट बॉक्स में, केस 2 भी हमें क्लियर हुआ? नोट कर रहे हो साथ में, लिखते जाना याद से, हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट।
हाँ, कल मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था, 15-20 मिनट। ये बड़ा जोड़ लेते हो तुम लोग। तुम कहना क्या, तुम इस बात से बताना क्या चाहते हो कि कल आपने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया था? तुम बोलना क्या चाहते हो? हाँ, मैं समझ रही हूँ तुम क्या बोलना चाह रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वो होगा शायद नहीं जो तुम बोल रहे हो। वो हो नहीं सकता है ना, वो तभी होगा जब क्वेश्चंस टाइम पे हो जाएंगे। जो तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो ना बेटा, पढ़ लिया मैंने तुम्हारा कमेंट, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सोल्यूशन है इसके। केस 3 पे आते हैं। एन आइस क्यूब वेइंग 100 ग्राम एंड हैविंग वॉल्यूम V इज टेकन आउट ऑफ द फ्रीजर एट -10 डिग्री सेल्सियस। एक आइस क्यूब है, ठीक है, एक आइस क्यूब है, इसका वेट कितना है? 100 ग्राम। ऐसे लिख दे रही हूं मैं नीचे, 100 ग्राम इसका वजन है, वेट इसका है 100 ग्राम, ठीक है, यस मैम। V इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम को V से डिनोट किया है, ठीक है। फिर क्या है? एंड और क्या है? V इज टेकन आउट ऑफ द फ्रीजर एट -10 डिग्री। इसको बाहर निकाला, टेकन आउट कितने टेम्परेचर पे? -10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। एंड प्लेस्ड इन अ ग्लास बीकर, ठीक है। और यहाँ पे -10 डिग्री पे ये जो आइस है, इसको उठा के किस में रख दिया गया? ग्लास बीकर पे, ठीक है, ग्लास बीकर पे उठा के रख दिया गया। अब सुनना, द बीकर इज स्लोली हीटेड टिल द टेम्परेचर बिकम्स 25 डिग्री। अब इसको बहुत धीरे धीरे हीट कर रहा है वो, स्लोली हीटेड, और किस टेम्परेचर पे किया गया है? एट द टेम्परेचर स्लोली हीटेड टिल द टेम्परेचर बिकम्स 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस तक। ये आपका भाई क्वेश्चन है पहला वाला, मतलब ये आपका केस है। केस समझ में आया? केस समझ में आया? आइस है बेटा, केमिस्ट्री में वेट और मास हम एक मानते हैं, हमें पता है वेट और मास डिफरेंट होता है, बट केमिस्ट्री में आप एक ही मान रहे हो, तो डोंट वरी, ठीक है। तो वेट लिखा है, मास लिखा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इन केमिस्ट्री बोथ आर सेम। फिजिक्स में अलग होता है, केमिस्ट्री में आपको एक ही मानना है ये दोनों, ठीक है। चलो सुनना ध्यान से। एक आइस क्यूब है, आइस का टुकड़ा है, ठीक है मैम। उस आइस के टुकड़े का मास है 100 ग्राम, ठीक है, और उसका वॉल्यूम है V, ठीक है। इसको रखा है एट टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, बाहर निकाला है और टेम्परेचर -10 डिग्री पे अभी ये है। अब इसको एक ग्लास के बीकर में रख दिया गया और उसको धीरे धीरे हीट किया गया और 25 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचाया गया। 25 आपको पता है रूम टेम्परेचर होता है जनरली, है ना। सो यस, चलो आगे बढ़ते हैं। If we measure the temperature of the content of the beaker and plot it in a function of time, how will the graph appear? बोल रहा है अगर आपने इसका टेम्परेचर मेंशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, आप इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? How will you obtain a graph for the same? तो आपको इसका ग्राफ बनाने को दिया, देखो क्वेश्चन इज नॉट दैट इजी, आपको इसका ग्राफ बनाने को दिया है। ग्राफ कैसे बनेगा? एक एक्स एक्सिस लेके, है ना, एक्स और वाई एक्सिस हमने ले ली। अब देखो यहां पे बेटा टेम्परेचर 0 डिग्री रहा होगा, है ना, ऊपर जाते जाते टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ऊपर जाते जाते टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, है ना। तो मान लो मैंने इसको बोल दिया 10 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसको बोल दिया 10 डिग्री सेल्सियस। अब इनिशियल जो टेम्परेचर है वो कितना है? इनिशियल जो टेम्परेचर है वो कितना है? पूरा बनाना पड़ेगा विद मेंशनिंग द क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ में जो जो चीजें मेंशन है वो भी लिखना पड़ेगा। कोई बोल रहा है पूरा बनाना होगा मैम, पूरा बनाना होगा बेटा, एकदम पूरा बनाना होगा। अब 0 डिग्री पे वो क्या है? वो एग्जैक्ट आइस के फॉर्म में। 10 डिग्री तक आपने टेम्परेचर पहुंचाया, -10 डिग्री आपने पहुंचाया, है ना। आप टेम्परेचर को बोल रहे हो कि आपने उस टेम्परेचर को -10 डिग्री, तो इसको बल्कि ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो, फिर 0 से स्टार्ट नहीं होगा, फिर आप यहां पे मानो इसको -10 डिग्री, और -10 डिग्री के ऊपर आएगा कहीं 0 डिग्री, है ना, फिर तो ऊपर आएगा कहीं, फिर उसके बाद 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, है ना, और इसके भी ऊपर जा सकता है ये, इसके भी ये ऊपर जा सकता है, ठीक है, 30 डिग्री, 35 डिग्री, इस तरीके से रहा होगा, है ना, इस तरीके से इसका ग्राफ रहा होगा। अब -10 डिग्री से पहले तो बेटा वो गया होगा किसमें? 0 डिग्री पे। -10 से सबसे पहले वो 0 डिग्री पे जाएगा, क्योंकि यही पॉइंट होता है जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है। इसको आप पॉइंट ए बोल सकते हो, पॉइंट ए। भाई -10 डिग्री से आप खुद से सोचो, पहले वो -10 डिग्री पे, ठीक है, पहले वो -10 डिग्री पे, ऐसे समझ लो, ABCD हटाओ, पहले वो -10 डिग्री पे वो गया होगा 0 डिग्री पे। किसमें गया होगा? 0 डिग्री पे गया होगा। अब 0 डिग्री से आपको पहुंचाना है 25 डिग्री, तो वो डायरेक्ट 25 पे हम नहीं पहुंचाएंगे। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, ये करके आते हैं इसमें, या यहां से ऐसे लिख के आते हैं, बट ये गलत है।
0 डिग्री पे वो एज इट इज रहा होगा, पहले वो 0 डिग्री पे पहुंचेगा, पहले वो मैम 0 डिग्री पे पहुंचेगा। अब 0 डिग्री से वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और पहुंचेगा 25 डिग्री पे, है ना। अब वो यहां से 25 डिग्री पे पहुंचेगा। बोलो समझ में आया ये वाला प्रोसेस हुआ क्या? पहले वो 10 डिग्री से 0 डिग्री पहुंचेगा क्योंकि आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 10 डिग्री से 0 डिग्री पहुंचा, पर यहाँ पे वो कांस्टेंट हुआ होगा, फिर उसके बाद ये 25 डिग्री पे पहुंचा होगा और फिर कांस्टेंट होगा। आप आई होप सो आप रीजन समझ गए होगे। रीजन बताएगा कोई मुझे क्या है? कोई मुझे बताएगा इसका रीजन क्या है? ग्राफ मैम उसमें ये जो अकॉर्डिंगली लगा ये आप लगा सकते हो यार, 50 तक पहुंचा दो, उसमें क्या बता दे, उसमें तो आप 50 तक भी पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताओ पहले ये किसको किसको समझ में आया, ये किसको किसको समझ में आया? बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, आप उसमें मार्क भी कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये बताओ ये किसको किसको समझ में आया? 0 डिग्री पहुंचा है, यस। तो 0 डिग्री पे वहां लाइन बनाई है हमने, वहां पे 0 डिग्री पे लाइन बनाई है, आया? पक्का वाला आ गया? वेरी गुड। प्रोसेस तो सब नहीं बता दिया, तो वेरी गुड। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा ग्राफ है इस तरीके से। अब 0 डिग्री पे आइस के स्टेट में, फिर वो कहां पहुंचा होगा? यहाँ पे सपोज वो -10 डिग्री पे, -10 पे हमने ए मार्किंग कर दी, 0 पे पहुंचा हमने बी मार्किंग कर दी, यहाँ पे हमने सी मार्किंग कर दी, यहाँ पे हमने डी मार्किंग कर दी। तो इस तरीके से हमारा ABCD आप मार्क भी कर सकते हो, जिसमें आप लिख सकते हो यहाँ पे आइस के फॉर्म में, फिर क्या बोलते हैं, वेपराइज होना, सॉरी लिक्विफाई होना स्टार्ट हुआ होगा, है ना। तो इस तरीके से आप मार्क भी कर सकते हो उसमें। चलो, तो यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया। एट वॉट स्टेज द टेम्परेचर विल बिकम कॉन्स्टेंट फॉर सम टाइम ऑल्दो हीटिंग इज कंटिन्यूड। बोल रहे हैं कौन सा ऐसा टेम्परेचर है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा फॉर सम टाइम ऑल्दो हीटिंग इज कंटिन्यूड। हम हीट दे रहे हैं पर वो कांस्टेंट हो गया। एट व्हाट पॉइंट, इन द चैट बॉक्स, एट व्हाट पॉइंट, कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा है, कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा है, कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा है जिसमें ये कांस्टेंट हो गया होगा। इसलिए मैंने ABCD मार्क कर दिया ताकि आप भी एग्जाम में ये चीज समझ पाओ कि आपको कौन सा पॉइंट बोल रहा है। तो आप या तो टेम्परेचर लिख दो या तो आप एज इट इज उसको पॉइंट वाइज मेंशन भी कर सकते हो। एग्जैक्टली 0 डिग्री बोल सकते हो, है ना। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे 0 डिग्री, या फिर बेटा 0 डिग्री में हमने क्या बोला है, B to C। ठीक है, ये देखो B से C तक जब मैम वो गया, जब B से C तक गया तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, उस टाइम पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो एट व्हाट पॉइंट पूछेगा तो हम बोलेंगे B to C वाला पॉइंट। द हीट एब्जॉर्ब्ड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड। ये जो हीट एब्जॉर्ब हुई, यहाँ पे क्या हो रहा होगा हमें पता है, यहाँ पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। यहाँ पे लेटेंट हीट हो रही होगी, तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है लेटेंट हीट। कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा ये हीट कहाँ जा रही होगी, ये हीट क्या कर रही है भाई, ये हीट कर क्या रही है हमारी? हीट तो ऐसी होती है जो फेस का जो क्या करता है, थोड़ा आंसर ही निकल गया मेरा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा रहा होता है ना, पर यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो ये हीट काम कहाँ आ रही है, कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में? बहुत डिटेल में हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। कहाँ पे जा रही है भाई ये हीट, ऐसे क्यों बनी हुई है, कहाँ पे जा रही होगी? एग्जैक्टली, वेरी गुड, ये जा रही होगी मैम फेज चेंज में, ये हमें फेज चेंज में हेल्प कर रही होगी, है ना। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो जो फेज में चेंजेस आ रहे हैं मैम ये उसमें हेल्प कर रही होगी। खैर पूछा तो नहीं था ऐसा, बट आपको पता होना चाहिए, है ना। तो वो फेज चेंज के काम आ रही होगी। एट व्हाट टेम्परेचर आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, डेंसिटी ऑफ आइस इज दैट। देखो मैं ये तो तुमको भी पता है तो मैं लिख दे रही हूँ, आइस स्टार्ट मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस टाइम पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रही होगी। इस टाइम पे ये आइस और सॉलिड और क्या बोलते हैं लिक्विड दोनों फेज में होगी, ये भी मैम ने आपको बताया था। आप मुझे इसका आंसर बताइए, डेंसिटी ऑफ आइस इज डैश देन दैट ऑफ वाटर। आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कैसी होती है? ऑप्शन आप खुद से बता दो यार, ABCD क्या बताऊं, लेसर होती है या मोर होती है? आइस की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, कम होती है, क्या होती है? डेंसिटी ऑफ आइस इज डैश देन दैट ऑफ वाटर। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, ज्यादा होती है, क्या होती है? मोर होती है, सेम होती है। अच्छा ठीक है, और बताओ, मोर लेस सेम, मोर लेस सेम, यही आ रहा है मेरे में, यही आ रहा है। करेक्ट आंसर इज लेस, लेसर। आइस की डेंसिटी बेटा, जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, एंड दिस इज द पॉइंट आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आइस होता है वो एक क्लस्टर
शेप ऑब्टेन कर लेता है, आइस का एक क्या बोलते हैं उसको, क्लस्टर लैटिस टाइप का वो बना देता है, और उस क्लस्टर की वजह से उसकी डेंसिटी कम होती है देन दैट ऑफ वाटर। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट जरूर कर लेना, आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, बल्कि जनरली हमने हमेशा पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, है ना, तो ज्यादा होनी चाहिए, पर ये क्लस्टर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है आइस। आइस फॉर्म्स अ क्लस्टर स्ट्रक्चर। 11th-12th में आपको इसका पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि इसकी डेंसिटी कम क्यों होती है, क्योंकि जो आइस होती है ना ये क्लस्टर स्ट्रक्चर बना लेता है, क्लस्टर स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम होती है पानी से, ठीक है, परफेक्ट। चलो, तो ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे सारे आंसर्स लिखे भी हुए हैं, ठीक है, आप चाहो तो इसकी हेल्प से भी बना सकते हो, ठीक है। चलो भाई, क्या हमें केस नंबर 3 क्लियर हुआ? केस नंबर 3 क्लियर हुआ? बताओ चैट बॉक्स में। इनमें से केज लाइक स्ट्रक्चर, क्लस्टर स्ट्रक्चर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, केज लाइक भी लिख सकते हो। केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, क्लस्टर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से सेंटर में गैप रह जाता है और वाटर पार्टिकल्स लग जाते हैं, तो इसी वजह से आइस फ्लोट करता है पानी में। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आइस जो है वो पानी में फ्लोट भी करता है, इसलिए, ठीक है। क्लियर हुआ? केस नंबर 3 था ना, क्या था, 2 था, 3 था, बताओ क्लियर हो गया? परफेक्टली समझ में आया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A piece of chalk can be broken into small particles. एक piece of chalk जो होता है उसको हम particles में तोड़ सकते हैं by hammering, but a piece of iron cannot be broken into small particles. मतलब अगर हमने chalk का piece लिया तो हम उसको तोड़ सकते हैं, we can break it easily, है ना, hammer की हेल्प से। but वही मैंने जब आयरन का पार्टिकल लिया तो हम उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, इजिली ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। Which characteristic of particle of matter is illustrated by the observation? कौन सा इससे आपको कौन सी, तो बड़ा बेसिक सा यार, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बोल रहा है which characteristic of particle, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आपको इससे पता चलता है, बताओ कौन सा मैलिएबिलिटी? बिल्कुल भी नहीं, मैलिएबिलिटी तो आपके मेटल्स के बारे में बताता है, विच इज ओके, बट यहाँ पे वो नहीं लग रहा है, मैलिएबिलिटी यहाँ पे नहीं लग रहा बेटा। एग्जैक्टली, यहाँ पे आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखोगे, आप लिखोगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन बिटवीन द आयरन पार्टिकल्स। ये जो आयरन के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में इंटरैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इंटरैक्शन बोल दो या इसको आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने FOA लिखा है जिसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोई मुझे चैट बॉक्स बताएगा कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है? एग्जैक्टली, हमने तो एक्स्ट्रा नॉलेज ली थी भाई इसके बारे में। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है? 10th में भी आपसे पूछा जाएगा, 11th में भी पूछा जाएगा, 12th में भी पूछा जाएगा। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है आयरन में? कोई बता सकता है? मेटल है एक, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो आप आंसर्स दे रहे हो ना बेटा, बहुत सारे बच्चे जो आंसर्स दे रहे हैं वो आप प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बता रहे हो, विच इज ओके, बट यहाँ पे उनमें से कोई भी चीज एज सच लग नहीं रही है। मतलब अगर आप मैलिबिलिटी देखो, मैलिबिलिटी का मतलब होता है कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। कोई थिन शीट थोड़ी बना रहा है आयरन की। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बट इंटरमोलिकुलर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ये पता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की यार इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नहीं, बहुत रेयर आंसर्स आए हैं। चलो इसका मैं बताती हूँ, एक एक्स्ट्रा नॉलेज में लिख लो इसको तुम। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में लग रही है ना। तो जब इनके बीच में आप देखोगे तो मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस टाइप के स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे होते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स डिस्प्लेज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर इन केस ऑफ चॉक। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये थोड़ा सा वीक है, बट इन केस ऑफ अपना आयरन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। चलो स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस डायग्राम को ध्यान से देखो और आपको इससे कुछ आंसर्स देने हैं, ठीक है। डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना। लेटेंट हीट एक्सप्लेन कर दो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज दैट हीट। लेटेंट मतलब याद है किसी को? छुपा हुआ। लेटेंट मतलब याद है छुपा हुआ, हिडन। तो लेटेंट हीट या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपोराइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी हीट जो कि छुपी हुई है। मतलब वो हीट इज नॉट यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द टेम्परेचर और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। वो हीट देने से टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, rather it is helping to change its phase। वो फेज बदलने के काम आ रहा है। मतलब वो हीट
कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, पर वो सॉलिड को लिक्विड में बदल रही है। वो हीट छुपी हुई है जो सॉलिड को लिक्विड में बदलने में हेल्प कर रही है, या लिक्विड को गैस में बदलने में हेल्प कर रही है, पर उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो दैट इज अपना लेटेंट हीट। ठीक है, चलो चलो डायग्राम मेरे ख्याल से देख लिया होगा सबने। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई करना है हमें ए बी सी एंड डी प्रोसेसेस फॉर द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो चेंज हो रहे हैं उसमें ए बी सी और डी प्रोसेस बताना है। चलो देखते हैं ए बी सी डी है क्या। तो आएगा यहाँ पे ये ए लिखा होगा, ठीक है, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो ए क्या हो रहा है ध्यान से देखो। ए का मतलब क्या है, ए में सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है। सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज मेल्टिंग, है ना। तो ए क्या है, मेल्टिंग है। ठीक है, बी क्या है, बी क्या है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपोराइजेशन। ठीक है, ऐसे मैं लिख देती हूं यहां पे। सी क्या है, ठीक है, सी क्या है यहां पे, सी क्या है मैम, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। गैस है लिक्विड में बदल जा रही है, गैस से लिक्विड। ऑपोजिट ऑफ इवेपोरेशन इज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और डी क्या है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड है, फ्रीज हो जा रहा है, जैसे कि फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन भी जिसको आप बोलते हो, है ना, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, गिव एन एग्जांपल ऑफ इट। हमें बताना है सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट किया है तो कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा और हमें उसका एक एग्जांपल भी देना है। सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड लिक्विड से कन्वर्ट होगा तो क्या होता है, क्या होता है भाई, मेल्टिंग होता है। एग्जांपल बताइए इन द चैट बॉक्स। प्रोसेस होगा बेटा मेल्टिंग, हमको पता है ये बात। व्हाट विल बी इट्स एग्जांपल, व्हाट विल बी इट्स एग्जांपल, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का एक एग्जांपल आपको बताना है। सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज जो कन्वर्ट हो रही है उसका आपको एक एग्जांपल बताना है। आप फ्यूजन भी लिख सकते हो बेटा, चलेगा वो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, आप मेल्टिंग या फ्यूजन लिख सकते हो। आप इसका एग्जांपल बताओ। आइस, आइस, ठीक है, और बताओ, और बताओ। आइस टू वाटर तो करेक्ट है, देखो आइस टू वाटर तो लिख सकते हो, आइस टू वाटर, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, चलो भाई, ठीक है। तो मेल्टिंग का हम कोई भी प्रोसेस लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे। मेल्टिंग की जगह आप फ्यूजन भी लिख सकते थे, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चलो बाप रे बाप रे, बहुत सारे आंसर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग हीट गैसेस, सॉरी, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग हीट गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। मैम ने आपको बोला था ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझना। इंक्रीज किया आपने प्रेशर और डिक्रीज कर दिया आपने हीट। आपने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया और हीट जो है उसे कम कर दिया, नेम द प्रोसेस एंड गिवन कॉमन एग्जांपल ऑफ इट। हमने प्रेशर को बढ़ाया और क्या कर दिया, हीट को कम कर दिया। यानी कि हम दो चीजें कर रहे हैं, हम दो चीजें कर रहे हैं, हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं एंड हम कूलिंग कर रहे हैं। भाई हीट को कम कर देना मतलब हम थोड़ा सा कूलिंग कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है बताओ। आपने प्रेशर को बढ़ा दिया और आपने हीट को कम कर दिया, प्रेशर को बढ़ा के हीट को कम कर दिया, तो आप इस प्रोसेस का नाम क्या दोगे। ड्राई आइस, ड्राई आइस यहां पे कहां से आएगा भाई, ड्राई आइस नहीं आएगा। 4-5 क्वेश्चन है यार, बताओ। आपने प्रेशर को बढ़ाया और एग्जाम्पल तो सब सही दे रहे हैं, देखो एग्जाम्पल तो सब सही दे रहे हैं, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। अब थोड़े से आंसर्स आए। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस का नाम बोलते हैं कि ये कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन है। याद है, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का ये प्रोसेस है। एंड बहुत प्यारा सा इसका एक एग्जांपल हमने पढ़ा था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलपीजी गैसेस, है ना, लिक्विफाइड गैसेस, जिसमें हम कर रहे थे कि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में हमने गैस को प्रेशराइज किया यू कैन से, और टेम्परेचर को कम कर दिया, यानी कि कूल कर दिया टेम्परेचर। तो जो गैस है वो इतने हाई प्रेशर में किस में चली जाती है, लिक्विड फेज में चली जाती है। जो हमने बताया था कि अगर मान लो गैस सिलेंडर, ऐसे बोलते हैं ना, सिलेंडर फट गया, तो व्हाट डज इट मीन, इतने हाई प्रेशर में उसमें गैस को रखा जाता है कि अगर आपने एकदम से उसको बहुत इतने हाई प्रेशर में रखा जाता है कि अगर आपने उसका प्रेशर एकदम से कम कर दिया ना तो वो ब्लास्ट हो जाता है। तो दिस इज द रीजन जो एलपीजी या गैस सिलेंडर्स में होता है।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि मैम प्रेशर बढ़ाने पे, कूलिंग को करने पे, यानी कि हीट कम करने पे प्रोसेस जो लग रहा है वो कंडेंसेशन है, क्योंकि इस टाइम पे हम गैसेस को कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड में। ठीक है, लिख भी लो यहाँ पे, गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज, है ना, फॉर एग्जांपल एलपीजीज वगैरह। ठीक है, परफेक्ट। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन को हमने कुछ एग्जांपल समझा था, इसका आंसर दे देते क्या तुम लोग? ड्राई आइस तो सही था। हाँ, ड्राई आइस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, है ना। तो ड्राई आइस या सब्लिमेशन होता क्या है कि मैम सॉलिड फेज को हम डायरेक्टली बदल दे किसमें? वेपर्स फेज में। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड, ऐसे लिख दो, फेज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस, एग्जैक्टली आप अगर एग्जांपल पूछ लेता हमसे तो हम ड्राई आइस लिख सकते थे, है ना, हम ड्राई आइस लिख सकते थे, ड्राई आइस। और क्या लिख सकते थे? हम इंसेंस स्टिक लिख सकते थे, है ना। और हम क्या लिख सकते थे? और क्या लिख सकते थे बताओ? कपूर वगैरह का एग्जाम्पल, नैप्थलीन बॉल का एग्जाम्पल, कैम्फर का एग्जाम्पल, है ना। तो कोई भी एग्जाम्पल दे सकते थे अगर हमसे पूछा जाता तो। ये हो गई आपकी केस स्टडी 5। बताओ भाई इन द चैट बॉक्स, क्या हमें ये भी क्लियर हुआ? क्या हमें ये क्लियर हुआ? इन द चैट बॉक्स जल्दी जल्दी से बता दो एक बार। कोई भी एग्जांपल दे सकते थे, एग्जांपल वैसे पूछा नहीं था बट एग्जैक्टली आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा याद कर लो या समझ लो कि कभी पूछा भी जाए तो हमें पता हो। आ गया समझ में? पक्का वाला क्लियर है? पक्का वाला, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? केस स्टडी 6। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हर एक जो मैटर होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। These particles are so tiny that they cannot be seen with the naked eyes. इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते। 3 characteristics shown by particles of matter are as follows. 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको दी हुई है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, there are very small voids between the particle in a matter. छोटे छोटे से छेद से होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर में। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन द अदर सब्सटेंस। और इसी वजह से ये छोटे छोटे वॉइड्स बने होते हैं, छेद टाइप, होल्स टाइप के बने होते हैं, इसकी वजह से कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में सॉल्यूबल हो जाता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर शो कॉन्टिन्यूअस रैंडम मूवमेंट। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे हमेशा मूव करते रहते हैं। दैट इज व्हाई दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इसकी वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, है ना। ऐसी एनर्जी जो मोशन मूवमेंट की वजह से हो रही है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन अ बीकर ऑफ अ ग्लास, स्मेल ऑफ अगरबत्तीस, इंसेंस स्टिक जिसको आप बोलते हो, आर फ्यू इलस्ट्रेशन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जिसमें हम देखने को हमें मिलता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल या इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके नाम से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, है ना, इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है मैम, चलो क्वेश्चन नंबर 1, स्प्रेडिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ अ बर्निंग इंसेंस स्टिक इन अ रूम शोज दैट। कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रही है? आपको 3 प्रॉपर्टी पढ़ाई गई केस में, अब आपको उसके क्वेश्चन देखने हैं। तो बोल रहे अगर फ्रेग्रेंस जो आ रही है, जो धूप बत्ती अगरबत्ती लगा दी हमने, तो उसकी जो स्मेल आ रही है रूम तक, वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है? ऑप्शन ए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ऑप्शन बी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ऑप्शन सी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ऑप्शन डी, नन ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि पार्टिकल्स ऑफ मूवमेंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है दे आर मूविंग। आंसर आ गया, एग्जैक्टली मूविंग वाला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी। कि भाई वो अगर हमें स्मेल आ रही है एक रूम से या एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, तो उसका रीजन होता है क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे खुद से, जो हम कुछ नहीं करवा रहे पर वो खुद से मूवमेंट दिखा रहे हैं। What happens when we add sugar to water? अगर मैंने पानी में चीनी मिला दिया तो क्या होता है? ऑप्शन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डबल्स। पानी का जो लेवल है, जो उसका वॉल्यूम है, वो डबल हो जाता है। ऑप्शन बी, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन सी, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो सेम रहेगा जैसा था। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द फॉलोइंग। क्या होगा अगर मैं पानी में चीनी को घोल देती हूँ? ए, बी, सी और डी। एग्जैक्टली, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। अच्छा, इसका रीजन बताएगा कोई? ये तो समझ गए हम, ये होगा। कोई इसका रीजन बताएगा ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा क्यों होगा कि भाई पानी में हमने चीनी मिलाई और हमने देखा कि यार पानी का वाटर तो लेवल तो राइज ही नहीं हुआ, बढ़ा ही नहीं, ऐसा क्यों होता होगा? क्या एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मैटर के पार्टिकल्स की जिसकी वजह से ये होता होगा? दे आर वेरी टाइनी। अच्छा, और बताओ, दिस इज नॉट करेक्ट। मतलब मैटर की, पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, पर इसका रीजन क्या है? दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, नहीं। और बताओ,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, और बताओ? एग्जैक्टली, बिकॉज दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो वो जो पानी के पार्टिकल्स थे, वाटर मॉलिक्यूल्स थे, उनके बीच में कुछ जगह होगी, वॉइड्स जैसा जो हम बोल रहे हैं ना, और इस वजह से वो जाके उसमें बैठ गई होगी चीनी अपनी। अ स्ट्रीम ऑफ वाटर कैन नॉट बी कट बाय फिंगर्स। ऐसे एक इमेज दी हुई है और बोल रहा है कि जो पानी की एक लहर टाइप की निकल रही है, स्ट्रीम ऑफ वाटर जो है उसे हम काट नहीं सकते अपनी फिंगर से, है ना। हम ऐसे बीच में फिंगर भी करें पर हम उसे काट नहीं पाएंगे। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? ये ऑब्जर्वेशन आपको किस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में बता रही है? ऑप्शन ए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ऑप्शन बी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ऑप्शन सी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली या कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द फॉलोइंग। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की जिससे हमें ये बात पता चल रही है कि हम स्ट्रीम ऑफ पानी या वाटर को हम कट नहीं कर पा रहे अपनी फिंगर के थ्रू, या नाइफ लेके कट नहीं कर पा रहे? ऐसा क्या होता है इनके बीच में? बी, सी, डी? रुक जाओ एक सेकेंड पहले, बी, सी और डी नहीं है, और बताओ? एग्जैक्टली, बहुत सारे करेक्ट आंसर आ गए। द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ए इज द राइट आंसर। वाई ए मैम? ए इसलिए बेटा क्योंकि यहां पे हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, ऑफ कोर्स वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से हम उन्हें काट नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हम उन्हें काट नहीं पा रहे होंगे। आया समझ में? आया एग्जैक्टली, ए विल बी द राइट ऑप्शन। भाई उनके पार्टिकल्स के बीच में ऑलरेडी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा है कि वो पार्टिकल्स वापस से अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, है ना। दे हैव सम अट्रैक्शन, हम उनको काट नहीं पाएंगे, हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे। परफेक्ट, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। व्हेन वी पुट सम क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, वी ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम द होल वाटर टर्न्स पिंक। हमने KMnO4 के कुछ पार्टिकल्स को उठा के डाल दिया पानी में, तो हमने थोड़ी देर बाद देखा कि पूरा पानी जो है वो पिंक कलर का कन्वर्ट हो गया। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज। तो ये जो इंटरमिक्स हो गए आपस में, भाई हमने कुछ नहीं किया, हमने एक ग्लास लिया, उसमें KMnO4 डाल के रख दिया, थोड़ी देर बाद हमने देखा पूरा पानी पिंक हो गया। तो ये कौन सी बात बता रहा है, कौन सा प्रोसेस से ये चीज हो रही होगी? ऑप्शन ए, ब्रोमिनेशन मोशन, सॉरी ब्रोनियन मोशन, सॉरी। ऑप्शन बी, मेल्टिंग। ऑप्शन सी, सब्लिमेशन। ऑप्शन डी, डिफ्यूजन। बताओ ऐसा क्या हुआ होगा उसमें कि वो अपने आप मिक्स हो गया होगा पूरी तरीके से? एग्जैक्टली, द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हुआ होगा इनके बीच में, जिसकी वजह से ये आपस में घुल मिल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी केस से रिलेटेड। व्हाई इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड? जो लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो ज्यादा होता है सॉलिड से, यानी कि लिक्विड्स, डिफ्यूजन पता है ना सबको, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन पोजिशन, वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो जो मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, जैसे परफ्यूम लगाया किसी ने तो हमें स्मेल आ जाती है ना। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में, रैंडम मोशन में मूवमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वो स्मेल आ रही होती है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो लिक्विड का होता है वो ज्यादा होता है सॉलिड से। ऐसा क्यों? ऑप्शन ए, इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड से ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं लिक्विड में। ऑप्शन बी, इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से ज्यादा फ्री होते हैं पार्टिकल्स। ऑप्शन सी, इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। एंड ऑप्शन डी, इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। पार्टिकल्स को आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अभी मैम ने बोलते बोलते ये बात बोल दी थी कि जो पार्टिकल्स फ्लो ज्यादा कर पाए। अभी मैंने आपको एग्जैक्टली जस्ट अभी मेरे मुंह से आंसर निकल ही गया था एंड में वापस से। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना। अब सॉलिड पार्टिकल्स तो बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड। लिक्विड वाले उतने ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। तो अगर मैंने बोला कि लिक्विड स्टेट ज्यादा डिफ्यूजन शो करता है एज कंपेयर टू सॉलिड, तो उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि मैम जो लिक्विड होते हैं उनके पार्टिकल्स आर नॉट एज टाइटली पैक्ड एज इन केस ऑफ सॉलिड। ठीक है, चलो भाई। हाँ जी भाई, बता दो क्या हमें केस स्टडी नंबर 6 क्लियर हुआ? केस नंबर 6 क्लियर हुआ? इन द चैट बॉक्स केस 6 समझ में आया? जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो भाई क्लियर, अगर आ गया तो। आ गया? परफेक्टली क्लियर हुआ? चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ जाए। क्लियर आ गया मेरे पास बहुत सारे। आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस देखो क्या है।
ऑल द मटीरियल्स वी सी इन आवर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ मैटर। हर वो मटीरियल जो हम अपने डेली लाइफ में आसपास देखते हैं वो मैटर से मिलकर बना होता है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट स्टेट्स में मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसके बेसिस पे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे, उसके पार्टिकल्स को देख के। तो जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स काफी टाइटली पैक्ड होते हैं एक साथ, है ना, और उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड सर्टेन वॉल्यूम, ठीक है। इन अ लिक्विड पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफाइन किया गया है, ठीक है। फ्लो अराउंड ईच अदर गिविंग द लिक्विड एन इनडेफिनेट शेप, तो लिक्विड का शेप इनडेफिनेट होता है। और जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, ना ही तो डेफिनेट शेप होता है, ना ही तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो हमें ये केस दिया हुआ है किसके बेसिस पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेसिस पे हमें कुछ केस दे दिया गया, ठीक है, और उनका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन पैसेजेस, हमें पढ़ना है अच्छे से पैसेज को और अब हम उसका आंसर देना है। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मैक्सिमम इन ऑप्शन ए आयरन रॉड, ऑप्शन बी केरोसिन ऑयल, ऑप्शन सी ग्लिसरीन, ऑप्शन डी ड्राई आइस। हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं पूछा, इसे कहते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल अप करना। मतलब वो सॉलिड, लिक्विड, गैस लिख देता हम इजीली आंसर दे देते, पर यहाँ पे उसने बोला है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा। ऑप्शन ए आयरन की रॉड, ऑप्शन बी केरोसिन ऑयल, ऑप्शन सी ग्लिसरीन एंड ऑप्शन डी ड्राई आइस। पर इजी है, तब भी समझ गए, दिमाग लगा लिया होगा भाई सबने। आंसर तो देखो वही होता है कि सॉलिड होगा आंसर। अब इन चारों में से सॉलिड कौन है, सॉलिड है इनमें से मैम आयरन रॉड, आयरन रॉड। केरोसिन ऑयल इज जनरली लिक्विड, ग्लिसरीन इज जनरली लिक्विड, और ड्राई आइस तो आपको पता ही है ना, वो तो एक सॉफ्ट सॉलिड की तरह होती है, ठीक है। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंस विद लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस, सबसे कम स्पेस किस में होगी, अब हमें पता है गैस में, पर ऑप्शन देखो क्या है, मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, कॉपर और ऑक्सीजन। इन चारों में से सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल स्पेस किस में होगी, सबसे कम स्पेसेस इन चारों में से किस में होगी। ऑप्शन ए मिथेनॉल, बी एसिटिक एसिड, सी कॉपर या फिर डी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आंसर तो वही रहेगा मैम गैस, पर गैस इनमें से है कौन सी, ऑक्सीजन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स रिलेटिव रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। क्या पूछ रहा है, रिलेटिव रैंडमनेस किस में होगी, ठीक है। ऑप्शन ए सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, लिक्विड फिर सॉलिड फिर गैस, लिक्विड फिर गैस फिर सॉलिड, या गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। रैंडमनेस के बेसिस में करना है, इंडिकेट्स द रिलेटिव रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल। तो सबसे ज्यादा रैंडमनेस किस में होती है, गैस के पार्टिकल्स में। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल इज लोअर, सॉरी इज हायर इन गैस केसेस, है ना, केसेस ऑफ गैस। फिर उसके बाद लिक्विड आएगा और लिक्विड आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास गैस आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलो एक और क्वेश्चन इसका, एक और क्वेश्चन है अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट गो विद द लिक्विड स्टेट, कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो लिक्विड स्टेट के साथ नहीं जाएगा। ऑप्शन ए पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड इन द लिक्विड स्टेट, ऑप्शन बी fluidity is maximum in the liquid state, option C liquids cannot be compressed much, and option D liquids take up the shape of any container in which they are placed। कौन सा ऑप्शन है जो नहीं जाएगा लिक्विड की कंडीशन के साथ, मतलब इनमें से कोई एक ऑप्शन गलत लिखा है लिक्विड के बारे में, बताओ। सी होगा, नहीं गलत। मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं डी। बेटा डी जो है ना, वो ध्यान से पढ़ो, वो बोल क्या रहे, नॉट गो विद द लिक्विड, लिक्विड के साथ जो नहीं जाएगा। सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, और बताओ। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। बी देखो, बी देखो ध्यान से, फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम इन लिक्विड स्टेट, नहीं तो किसमें होती है कोई बताएगा। फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम इन, फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम इन, फ्लूइडिटी फिर सबसे ज्यादा किसमें होती है कोई बताएगा मुझे, किसमें, सॉलिड में, नहीं गैसेस में, गैसेस में। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। फ्लूइडिटी मतलब यू कैन से बहाव, ठीक है, जो सबसे ज्यादा अच्छे से फ्लूइडिटी कर पाए। फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहाव, तो गैसेस सबसे इजीली हट सकती हैं, एक दूसरे से बह सकती हैं, यू कैन से फ्लूइडिटी की तरह काम करेंगे, यानी कि इवेपोरेट नहीं बोलोगे। फ्लूइडिटी का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता, बट फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि जैसे गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास सबसे कम स्पेस होती है एक दूसरे, ज्यादा स्पेस होती है एक दूसरे के बीच में, तो इजीली फ्लो कर सकते हैं। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो, यू कैन से फ्लो लिख देना, ठीक है। फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लो, तो गैसेस कैन फ्लो वेरी इजीली,
वेरी इजिली एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। फिर गैसेस के बाद लिक्विड होता है, फिर सॉलिड होता है, ठीक है। चलो अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ 4 सब्सटेंसेस इज शोन इन द टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस। हमें 4 चीजें गिवन है एक टेबल में और हमसे बोल रहा है इनमें से कौन गैस है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है स्ट्रॉन्ग, फिर फिक्स्ड है, फिर क्लोजली पैक्ड है उसके पार्टिकल्स, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। गैसेस के बारे में बताना है क्या सही है, ठीक है। फिक्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं होता पर बहुत ज्यादा टुगेदर दे आर क्लोज्ड, ठीक है। वीक होते हैं इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिक्स होता है इनका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ऑप्शन 4 कह रहा है वीक होता है इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिक्स नहीं होता इनका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स जिस तरीके से अरेंज्ड है, एंड ये बहुत दूर दूर होते हैं। क्या इनमें से सही है? देखो ऑब्वियसली मैम ये देख के तो हम समझ गए कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है गैसेस में, ठीक है। अब क्या उनका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल फिक्स होता है? नहीं भाई, हमारे गैसेस का पार्टिकल फिक्स नहीं होता उनका अरेंजमेंट, तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर गैसेस। डी इज द राइट ऑप्शन फॉर गैसेस। क्लियर हुआ? और भी कुछ है? हाँ चलो भाई बताओ, क्लियर हो गया ये वाला भी? बस चैप्टर 1 के यही केस थे। बताओ क्या हमें केस स्टडी क्लियर हुआ? इन द चैट बॉक्स। अब देखो आपने चैप्टर 1 के कुछ केस स्टडी करे, कुछ चैप्टर 2 का करे, कुछ चैप्टर 3 के करे, तीनों के मैंने अभी केस स्टडीज करवा दिए, ठीक है। इसका रीजन ये था कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन हमें समझ नहीं आते, पहले हमें तरीका पढ़ना होता है फिर ये। लेकिन अगर आप ये सोचो मैम केस स्टडी हो गया अब हम केस स्टडी नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा 1% भी नहीं है, क्योंकि मैम आपको बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाएंगी आने वाले टाइम पे भी, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलो मुझे चैट बॉक्स में एक आंसर बताओ, ठीक है। चैप्टर 1 लिख देना या फिर चैप्टर 2 लिख देना या फिर चैप्टर 3 लिख देना। अभी हमने 3 ही चैप्टर पढ़े हैं। किसके क्वेश्चंस आपको अभी और करने का मन है? केवल केस स्टडी नहीं, और डिफिकल्ट लेवल वाले मैम क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर के और करा दो। कौन सा चैप्टर है जिसके हमें सबसे पहले क्वेश्चंस और पकड़ने हैं, जो हमारे बच्चों को लगता है कि मैम हमें ना इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इस चैप्टर के क्वेश्चन, वैसे हो सकता है तीनों के नहीं होते हो, दोनों के नहीं होते हो, लेकिन बेटा बिलीव मी, आपको मैंने जितना पढ़ाया है, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाए हैं, जितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करी है, उससे 1 नंबर का भी ज्यादा आपको नहीं पूछा जाता है। बिलीव मी, इट्स ओनली दैट कि कोई भी क्वेश्चन 1% भी घुमा दिया जाता है तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो उसमें, है ना। बट आप अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखते हो तो इन केमिस्ट्री, इफ योर बेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, if you have clarity in the concept, believe me, you can do any kind of question anyhow, क्योंकि वो फिजिक्स नहीं होती, वो मैथमेटिक्स नहीं होती, वो केमिस्ट्री होती है। और केमिस्ट्री में आपके कॉन्सेप्ट के प्रॉपर बेसिस पे ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। बस उसी में, जैसे आपको बोला है सॉलिड लिक्विड गैस की जगह उसने केरोसिन लिख दिया, उसने आयरन रॉड लिख दिया, बस ऐसे ही घुमाते हैं क्वेश्चन, इससे मैक्सिमम बस यही सारी चीजें होती है, ठीक है। ठीक है, ओके 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 ओके। तो मुझे जो मेजॉरिटी दिख रही है दैट इज फॉर चैप्टर नंबर 3। अच्छा ठीक है, ओके चलो चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चलो इसको मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। तो चैप्टर 3 तो भाई मार्क हो गया है, ठीक है। तो हम चैप्टर, वैसे हम सबके ही करेंगे, तो एक काइंड ऑफ बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने। मैं चैप्टर 3 के भी क्वेश्चंस कराऊंगी, चैप्टर 2 के भी करवाऊंगी, चैप्टर 1 के भी, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। बट ये केस स्टडी केवल इसलिए थी कि अगर आपको इस प्रॉपर टाइप ऑफ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, ठीक है। चलो बाकी आपको जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जितने हमने डाउट सेशंस में करे, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो कॉन्सेप्ट आपका 200% मजबूत हो चुका है, समझ में आ चुका होगा आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, ठीक है। बट इतना ही नहीं, ऑफ कोर्स हम तो मिलते रहेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, अभी बहुत सारे हम करेंगे भी। देखो कोर्स अपना बहुत टाइम पे है कहीं ना कहीं, है ना। और अगर कोर्स टाइम पे है तो आप जितना मर्जी चाहो क्वेश्चंस लगा सकते हो, जो मैम आपसे प्रॉमिस कर रही है मैम आपको करवाएंगी भी, ठीक है। तो हम और भी जब क्वेश्चंस करेंगे तो पहले हम चैप्टर 3 से वापस से स्टार्ट करने वाले हैं, फिर चैप्टर 2 एंड अगेन चैप्टर 1, फिर हम चैप्टर 4 करके उसके भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो भाई, क्या आज का भी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए? हमें बता दो चैट बॉक्स में, एक बार चैट बॉक्स में बताओ, क्या हमें चैप्टर 1, 2, 3 के क्वेश्चन समझ में आ गए? एक बार चैट बॉक्स में बता दो, क्या हमें चैप्टर 1, 2 और 3 के क्वेश्चन समझ में आए? पहले हाँ और ना, यस और नो लिख दो भाई। चैप्टर 1 और 3 के क्वेश्चन समझ में आए? इस टाइप के क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन समझ में आए? केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन समझ में? इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में से थे, पता है आपको, कई सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स में से मैंने लिए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अच्छे से आए। चलो हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू अदर चैप्टर्स एंड ऑल द वी कैन से चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री।
सो यस, बहुत सारा मेरे पास क्लियर आ गया है। आई होप सो, कॉन्फिडेंस आया होगा आपको केस स्टडी में। हम और भी बहुत सारे केस स्टडीज और मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं बार बार बोल रही हूँ, चाहे वो आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस, चाहे वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन क्यों ना हो, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज माई प्रॉमिस फ्रॉम विद ऑल ऑफ यू। एंड यस, इसको लिख लो कहीं पे, मैम का प्रॉमिस है, मैम आपको सब करा देंगे, ठीक है? क्योंकि मैम ने बोलता है क्लियरली, तो क्लियरली ही भाई आपको मैम सब समझाएंगे, आपको 1% भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? चलो, सो खत्म करें टाइम पे आज।